Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is Prelims Booster Part 4 and we'll be studying few important terms for UPSC for your 2023 prelims. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला important term जो रहा है वो है terrorist organizations. तो recently अभी हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था NIA और ED ने searches conduct की थी at PFI offices, that is Popular Front of India, and उनका मतलब alleged involvement था terrorist activities में. एंड उनके एलिगेशंस ये लगे थे कि ये दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग टेरर कैंप्स और यूथ को एनकरेज कर रहे हैं टेरर एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करने के लिए, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैन हो सकती है अंडर एंटी टेरर लॉज. तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ख़ासकर UAPA के बारे में इसमें देखेंगे. एंड UAPA लेट मी टेल यू कि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए, तो उसके कुछ सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे और आप इन सेक्शंस को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. तो पहला इसमें जो टेक अवे है वो है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. तो सेक्शन 2M ऑफ द UAPA, प्लीज़ रिमेंबर, सेक्शन 2M जो है UAPA का वो डिफाइन करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि UAPA के स्केड्यूल में लिस्टेड है या फिर उसके नाम में कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लिस्टेड है स्केड्यूल में तो फिर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी. तो इसके लिए एक स्केड्यूल 1 है जिसमें अभी जो है 42 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन है, बाबर खालसा इंटरनेशनल, देन LTTE, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर की गई हैं. तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो इसके लिए है सेक्शन 35. और पावर्स किसके पास रहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं ओनली इफ़, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ओनली इफ़ इट बिलीव्स दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन टेररिज्म. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये विश्वास है कि वो टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो डिक्लेयर कर सकते हैं. और जो स्केड्यूल है उसको गवर्नमेंट ही अमेंड कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए. और इसमें लॉ क्या बोलता है, इसमें देखो 4 क्लॉजेस दिए हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कब ये माना जाएगा कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है. तो इसके 4 क्लॉजेज है. अगर वो कमिट या पार्टिसिपेट करिए इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, बी इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर टेररिज्म, ठीक है, ये एज इट इज़, ये कीवर्ड्स याद करना, कमिट और पार्टिसिपेट, प्रिपेयर्स, देन प्रमोट्स और एनकरेजेस टेररिज्म, या फिर डी इन इज अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म. तो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो इसके 2 मेन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जो उसकी फंडिंग हो जाती है उसके ऊपर असर पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की, और जो इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है उनको क्रिमिनलाइज्ड कर दिया जाता है. फाइन. तो इसमें एक सेक्शन इसी से रिलेटेड है 38 UAPA का. उसमें अगर कोई जो इंसान है वो खुद को एसोसिएट करता है या फिर प्रोफेस करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड था, उसकी एक्टिविटीज़ में काम कर रहा था, या फिर उसकी मेंबरशिप लेके उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो इसमें इनको इम्प्रिजनमेंट मिलता है नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स. तो 10 साल तक का जो है इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है अंडर सेक्शन 38 फॉर एसोसिएटिंग, केवल एसोसिएट होने के लिए भी. और लेकिन अगर मान लो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लेयर होने से पहले अगर कोई इंडिविजुअल एसोसिएटेड था और डिक्लेयर होने के बाद में उसने किसी उसमें पार्ट नहीं लिया, एक्टिविटी उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया है, तो फिर उस इंडिविजुअल को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है. अब यदि मान लो अगर कोई, ये तो एसोसिएट होने की बात थी, पर अगर कोई मेंबर रहा है तो इसमें पनिशमेंट है सेक्शन 20 में ऑफ UAPA, ठीक है. तो सेक्शन 20 ऑफ UAPA पनिशेस फॉर बीइंग मेंबर ऑफ दैट टेररिस्ट गैंग और ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें भी जो इम्प्रिजनमेंट होता है ये फॉर लाइफ हो जाता है. ओके, इट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर आप मेंबर रहे हो तो, और साथ में फ़ाइन भी रहता है. और अब अगर प्रोसीड्स की बात कर ली जाए तो इसके लिए सेक्शन 21 है.
तो अगर आपने उस टेररिज्म की एक्टिविटी से कोई प्रोसीड्स आपके पास में आए हैं, मतलब कुछ भी फाइनेंसेस या आपने कुछ ऐसा कलेक्ट किया है, तो इसमें भी आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है एंड यू आर ऑल्सो लायबल टू फाइन। ओके, और सेक्शन 24A में जो प्रोसीड्स हैं टेररिज्म के उसको फोरफीट किया जा सकता है। और अगर वो इंसान जो अगर उसको कन्विक्ट नहीं भी किया गया है, कि मान लो वो एसोसिएटेड था पहले और उसको कन्विक्ट नहीं भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद प्रोसीड्स जो हैं टेररिज्म के उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फोरफीट कर सकती है, फाइन। तो ये सेक्शन 24A में प्रोसीड्स को फोरफीट किया जा सकता है। तो अब अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उनके पास में क्या रिकोर्स है, यानी वो अब आगे क्या कर सकते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को स्केड्यूल से हटाया जाए, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन लिख सकती है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर कोई इंसान अफेक्ट हुआ है तो वो भी लिख सकता है। उसके बाद में एक रिव्यू कमेटी अपॉइंट की जाती है, और जिसमें एक हाई कोर्ट के सिटिंग या फॉर्मर जज रहते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और वो इस एप्लीकेशन को जुडिशली रिव्यू करते हैं। और अगर मान लो कि रिव्यू कमेटी को लगता है कि जो ये डिसीजन था ये फ्लॉड था, तो फिर वो वो कमेटी जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को स्केड्यूल से रिमूव कर सकती है, फाइन। तो ये एक तरीके का जुडिशल रिव्यू रहता है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म वाज अंबेडकर सर्किट। तो अभी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए, और इसको पहले प्रपोज किया गया था, इसका नाम था पंचतीर्थ, और इसको 2016 में प्रपोज किया गया था। इसमें पांच तीर्थ है ना, पंच तीर्थ, तो इसमें कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड थी। एक तो जन्मभूमि जो कि अंबेडकर की बर्थ प्लेस थी, वो मध्य प्रदेश मऊ में। देन शिक्षा भूमि जहाँ पे उन्होंने मतलब रह के पढ़ाई की, दैट इज़ इन लंदन। एंड दीक्षा भूमि नागपुर में जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया। देन महापरिनिर्वाण भूमि वेर द प्लेस ऑफ हिज डिमाइस इन दिल्ली। एंड चैत्य भूमि जहाँ पे उनको क्रिमेट किया गया था इन मुंबई। ओके, तो अभी एक स्पेशल एसी ट्रेन यही चलाई जाएगी टू ट्रेस द फुटस्टेप्स ऑफ अंबेडकर, ताकि जो टूरिस्ट है उनको एक बेटर कनेक्टिविटी दी जाए। इसका मेन पर्पस है जो दलित कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी के बाहर टूरिस्ट हैं और इन जगहों पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करना। और टूरिज़्म सर्किट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने 15 टूरिस्ट सर्किट्स आइडेंटिफाई किए थे, और इसकी कौन सी स्कीम थी, स्वदेश दर्शन स्कीम, जो कि आई थी 2014-15 में। और इसमें कौन कौन से मेन सर्किट्स थे, रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, ये 3 सर्किट ऑलरेडी अभी एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। एंड अदर्स वर कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन, सूफी, कृष्णा, रूरल, ट्राइबल एंड तीर्थांकर सर्किट्स। सो डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज सर्किट्स। और अब जो है अंबेडकर सर्किट भी एक्टिव हो जाएगा। और ये इस तरीके से सर्किट क्यों बनाए गए टूरिस्ट सर्किट, तो ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सके, मतलब एक पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग सारी जो साइट्स रहेंगी उनका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म वाज नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, और अभी पीएम ने अनाउंस की थी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, और उसी दिन अनाउंस की थी जिस दिन चीताज आए थे इंडिया में। ओके, और इसका एम क्या है, जो गुड्स और ट्रेड है उसका मूवमेंट ईज करना इंडियन इकोनॉमी में। तो इसमें एक आपको डेटा याद रखना है कि अभी लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो हमारी पड़ती है वो करीब 13 से 14% पड़ती है ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, मतलब बहुत कॉस्टली पड़ता है हमको लॉजिस्टिक्स। और जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स का, उसका ऑलमोस्ट डबल है, 13 से 14% जो पड़ता है। ओके, तो अब ये जो नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है इसके 4 फीचर्स मेन है, तो आप इसके याद रख सकते हो, IDS, ULIP, ELOG एंड SIG। अभी सारे देखेंगे, IDS, ULIP, ELOG एंड SIG। तो IDS इज इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स
and ULIP is Unified Logistics Interface Platform, ELOG is Ease of Logistics and SIG System Improvement Group. ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम है, इसमें 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के 30 सिस्टम्स को पूरा इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कस्टम्स, एविएशन, कॉमर्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स का जो डेटा रहेगा उसको पूरा एक ही जगह पे लाया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम में. फिर जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, इसमें सारी डिजिटल सर्विसेज जो रहेंगी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की, उसको एक पर्टिकुलर पोर्टल पे लेकर आएंगे. देन ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लिए स्टार्ट किया गया है. याद रखना, ईलॉग्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लिए है ताकि उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके एंड दे कैन रीच आउट टू द गवर्नमेंट. मतलब एक तरीके से अपने ग्रीवेंसेस जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं. और इसमें इन्होंने इसको लॉन्च करते टाइम पे पहले जो इसके लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के प्रोग्राम्स और स्कीम्स आए हैं उनको भी मेंशन किया था. तो पहले मेन कौन से आ चुके हैं, एक तो फास्टैग है और दूसरा याद रखना गति शक्ति मास्टर प्लान है. तो फास्टैग जो आया था वो इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स कलेक्शन के लिए था और जो कस्टम्स कलेक्ट किए जाते थे उसका फेसलेस असेसमेंट हो सके, तो उसके लिए फास्टैग था. एंड एक जो बड़ा प्लान आया था वो था गति शक्ति मास्टर प्लान. और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, उसको एक जगह पे लेकर आए हैं. ओके, इस प्लान से आप है ना पूरा ट्रेस कर सकते हैं जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के. तो अब जो ये नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है और इसमें ये 4 इसके फीचर्स अभी डिस्कस किए, तो इसकी ज़रूरत क्या है. तो लॉजिस्टिक्स जो है इसमें मेनली कौन सी फैसिलिटीज़ आती हैं अगर देखा जाए तो एक आती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एक आती है स्टोरेज फैसिलिटीज़ और एक आती है गवर्नमेंट सर्विसेज. तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एक तो स्मूथ होना चाहिए और दूसरा स्टोरेज फैसिलिटीज़ खासकर जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके ट्रेड के लिए ज़रूरी है कि स्टोरेज प्रॉपर रहे. फिर गवर्नमेंट सर्विसेज स्मूथ होनी चाहिए जैसे लाइसेंसिंग और कस्टम्स का जो भी पूरा गवर्नमेंट सर्विस रहती है वो भी स्मूथ रहना चाहिए. तो इसके लिए ये अलग से पहले आया था पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और इसको लॉन्च किया गया था याद रखना 2021 अक्टूबर में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए. और वही बात है कि इतना ज़्यादा लॉजिस्टिकल कॉस्ट होने की वजह से इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस जो है एक्सपोर्ट्स में वो बहुत कम हो जाती है. जैसे आपको बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का डबल कॉस्ट लगता है. और एक सर्वे भी हुआ था लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का और उसका नाम था लीड्स. ठीक है, लीड्स यानी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स और इसमें जो टॉप 3 स्टेट्स थे वो थे गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा. ओके, और कौन सी यूनियन टेरिटरी में टॉप किया था तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. लीड्स में जो सर्वे हुआ था कॉमर्स मिनिस्ट्री का उसमें कौन सी यूटी ने टॉप किया था. और इसमें पैरामीटर्स क्या देखे गए थे, रोड और रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और रोड के फ्रेट रेट्स और क्वालिटी ऑफ वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. और इस सर्वे ने ये भी सजेस्ट किया था कि स्टेट को जो है ऐसे एरियाज़ में फोकस करना चाहिए जैसे डेवलपिंग सेक्टर स्पेसिफिक स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और मतलब जो भी मतलब स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हर सेक्टर के मुताबिक उसको डेवलप करना और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड अप्रूवल जो दिया जाता है उसको स्ट्रीमलाइन करना और क्लियरेंस प्रोसेसेस को स्मूदन करना. तो इन सब ये सब सजेशंस भी दिए गए थे लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए. ओके, तो लॉजिस्टिक्स के ऊपर अगर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है मेंस वगैरह में तो आप ये सारी स्कीम्स भी बता सकते हो और जो नई पॉलिसी आई है उसको भी आप बता सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट वॉज पीएम प्रणाम स्कीम. तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स के यूज़ को कम करने के लिए और उसमें स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है पीएम प्रणाम, जिसका फुल फॉर्म है पीएम प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना. और इस स्कीम का मेन एम क्या रहेगा, सब्सिडी बर्डन जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे उसको कम करना. और इस साल जो है सीधे 39%
सब्सिडी जो है वो बढ़ जाएगी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे। तो लास्ट ईयर जो थी वो थी 1.62 लाख करोड़ और इस साल 2.25। ठीक है, तो कुछ कुछ ये है ना, आप फैक्ट्स जो है अपने पास लिख लें और इससे वही है कि आंसर्स की आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ओके, तो 39% का इस साल सब्सिडी में इंक्रीज़ हो रहा था और इसके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। और इसको फाइनेंस कैसे किया जाएगा, तो जो पहले की फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम्स हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसकी जो सेविंग्स हैं उससे फाइनेंस किया जाएगा। और ये स्कीम्स कौन चला रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, तो इसमें से जो 50% सेविंग्स हैं उनको एज अ ग्रांट दे दिया जाएगा टू द स्टेट्स। तो जितना भी मतलब इसमें सेविंग हुई है उसको 50% दे दिया जाएगा। अब इस 50% जो ये ग्रांट रहेगा उसका 70% जो है वो दिया जाएगा ताकि स्टेट्स एसेट क्रिएशन कर सकें। ठीक है, तो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स के लिए क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आप स्टेट्स जो हैं वो एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र यूनिट, जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यूनिट्स, वो भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं विलेज ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। फाइन। और जो बाकी का अब ये 50% दिया ना, 50% का 70% आपने एसेट क्रिएशन में लगाया, इसके अलावा जो बचा हुआ 30% रहेगा ग्रैंड मनी का, उसको यूज़ किया जाएगा फार्मर्स, पंचायत्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सबको इंसेंटिवाइज करने में, ताकि फर्टिलाइज़र यूज़ को रिड्यूस किया जा सके और अवेयरनेस जनरेट की जा सके, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी कि स्टेट ने यूरिया कितना मतलब अपना यूज़ बढ़ाया या कम किया है उसको कंपेयर करेगी और एवरेज कंजम्पशन क्या था उसका पिछले 3 साल में, उसके बेसिस पे ही ग्रांट्स वगैरह दिए जाएंगे। और इसके लिए ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री का डैशबोर्ड है IFMS, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और इस पर पूरा डेटा इनका अवेलेबल है, पिछले 3 साल का स्टेट्स का कितना यूरिया क्या यूज़ हुआ है और एवरेज और उसका इंक्रीज़ या रिडक्शन निकालने के लिए। तो वही बात है कि पिछले 5 सालों में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फर्टिलाइज़र की, और इसलिए गवर्नमेंट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी जो है वो सब्सिडी पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट 4 फर्टिलाइज़र्स की रहती है, और मतलब खासकर पिछले 5 साल में रही है। इनके नाम आप प्लीज़ नोट कर लें। द 4 फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, डैप, मॉप एंड NPKs। डैप यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, और मॉप यानी म्यूरिएट ऑफ पोटैश, एंड NPKs इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो इनका यूसेज 5 साल में जो है वो 21% बढ़ गया है। ओके, और इसी वजह से सब्सिडीज़ भी बढ़ गई हैं। तो एक तरीके से वही होगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र का जब यूज़ घट जाएगा, ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र ये सब प्रोडक्शन यूनिट वगैरह आएंगे, तो उससे फिर जो है कि एक्सचेकर के ऊपर जो है बर्डन भी कम हो जाएगा। और ये जो स्कीम है इट इज़ ऑल्सो इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन प्रमोटिंग बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स या फिर ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स की तरफ। जैसे आपने पहले पढ़ा भी होगा कि पिछले कुछ सालों में नीम कोटेड यूरिया वगैरह की बात हुई है, तो एक बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का उसके साथ में ये अलाइन करती है स्कीम। और वैसे अगर थोड़ा डेटा देखा जाए कि इंडिया में फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट वगैरह कितनी है, तो मेनली जो यूज़ होता है वो खरीफ सीज़न में यूज़ होता है, यानी जून से अक्टूबर के बीच में। और क्योंकि उस दौरान पूरे साल का जितना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है आधा तो उसी टाइम पे होता है खरीफ सीज़न में, 1/3 ऑफ द पल्सेस एंड 2/3 ऑफ द ऑयल सीड्स, तो इसलिए इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। और कितना फर्टिलाइज़र लगेगा इस चीज़ को असेस कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो असेस करता है कि कितना फर्टिलाइज़र लगेगा। और क्रॉपिंग सीजन शुरू होने से पहले ही वो इस चीज़ को असेस कर लेते हैं और फिर इन्फॉर्म करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को, ताकि फिर उनका काम क्या रहेगा उस मिनिस्ट्री का, सप्लाई को इंश्योर करना। असेस कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
अब जो फर्टिलाइज़र चाहिए होता है उसका अमाउंट भी हर महीने आपको बताया कि क्रॉपिंग सीज़न कब है उसके अकॉर्डिंग जो है हर महीने वेरी करेगा, उसकी डिमांड इसलिए वेरी करेगी। और उसके अलावा रीजन टू रीजन भी ये चीज़ वेरी करती है। लास्ट आते हैं बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी पे, एंड वी स्टडीड दिस ऑल्सो इन द न्यूज़ ओनली। तो पहली बार जो है 2019 के बाद से बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी सिचुएशन जो है वो डेफिसिट मोड में गई है। और 2021 का इन्होंने बताया कि उस टाइम पे हमारे पास में लिक्विडिटी सरप्लस था 8 लाख करोड़ का। और क्यों था? क्योंकि आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी सपोर्ट दे रही थी इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द कोविड पेंडेमिक। तो इकोनॉमी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी बाय आरबीआई, जिसकी वजह से हमारा सरप्लस था इन नवंबर 2021। ठीक है, तो ये डेटा उस टाइम का है। और क्यों हुआ है डेफिसिट वगैरह वो भी देखेंगे। पहले कुछ ये इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं। तो जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी होती है उसका मतलब होता है कि रेडिली अवेलेबल कैश कितना है जो कि बैंक्स को चाहिए होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस या फिर फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए। ओके, तो इंस्टेंटली वही कि मतलब कुछ भी लोन फैसिलिटीज़ या किसी को विड्रॉ करना है तो उसके लिए लिक्विडिटी होनी चाहिए बैंकिंग सिस्टम में। तो वो रेडिली अवेलेबल कैश कितना है वो होती है लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। तो एक पर्टिकुलर दिन में अगर मान लो कि बैंकिंग सिस्टम जो है उसने आरबीआई से नेट बोरोवर रहा है, यानी उससे बोरो ज़्यादा किया है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो फिर जो सिस्टम लिक्विडिटी है वो मानी जाती है कि डेफिसिट मोड में है। और अगर बैंकिंग सिस्टम नेट लेंडर है, उसने अगर लेंड किया है ज़्यादा एक पर्टिकुलर दिन में आरबीआई को, तो फिर जो सिस्टम लिक्विडिटी है वो सरप्लस में कही जाती है। अब ये अभी जो टर्म बोला लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, इसका मतलब क्या होता है? ये आरबीआई के ऑपरेशंस होते हैं जिसके थ्रू वो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो डेफिसिट हुआ है उसकी कई सारी कॉजेज़ बताए गए हैं। और मेनली इसके कॉज क्या रहे? एक तो अपटिक इन द बैंक क्रेडिट, तो क्रेडिट ज़्यादा लिया गया है। देन एडवांस टैक्स पेमेंट्स बाय द कॉरपोरेट्स, तो कॉरपोरेट्स ने जितने भी कंपनीज वगैरह रही होंगी उन्होंने अपने अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस टैक्स पेमेंट किए होंगे। देन आरबीआई का इंटरवेंशन फॉरेक्स मार्केट में चल ही रहा है। तो आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन क्राइसिस और जो इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, तो जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ है उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा रखे हैं जिसकी वजह से रुपी का जो है डिप्रिसिएशन हो रहा है। और रुपी को डिफेंड करने के लिए आरबीआई जो है कंटिन्यूअसली इंटरवीन कर रही है, अपने रेट्स बढ़ा रही है ताकि वही मतलब हमारी इकोनॉमी की टाइटनिंग एक तरीके से चल रही है, तो जिसकी वजह से भी है डेफिसिट रह रहा है लिक्विडिटी सिचुएशन में। एंड इसके अलावा जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो क्रेडिट डिमांड के अकॉर्डिंग पेस नहीं रख रही है, यानी कि मतलब क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा रही है अभी कुछ टाइम में और डिपॉजिट्स जो हैं बैंकिंग सिस्टम में वो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं और इस वजह से भी डेफिसिट रह रहा है। तो अब इन्होंने बताया कि ये जो टाइट लिक्विडिटी कंडीशन है इसकी वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यील्ड भी बढ़ सकते हैं और फिर इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट हैं, जो भी आप लोन वगैरह लेते हो या ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसके भी रेट जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ओके, तो वही आरबीआई ने मान लो रेपो रेट इंक्रीज़ किया तो इससे क्या होगा कि फंड्स का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। बैंक भी जो है वो अपना रेपो से लिंक्ड जो लेंडिंग रेट होता है और MCLR होता है, MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि मिनिमम रेट जो उनको रखना पड़ता है जिसके बेसिस पे वो लोन्स वगैरह देते हैं, लेंडिंग रेट जो रहता है वो भी वो बढ़ा देंगे। तो इससे अल्टीमेटली किसको लॉस होगा? कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि उनके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, है ना।
तो अब आरबीआई सिचुएशन से कैसे डील कर सकती है, तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आरबीआई के एक्शंस लिक्विडिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। और अगर ये टेम्पररी सिचुएशन है, मान लीजिए कि केवल एडवांस टैक्स फ्लो की वजह से ज़्यादातर है, तो आरबीआई ज़्यादा एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि फंड्स फिर इवेंचुअली वापस आ जाएंगे सिस्टम में, है ना। और लेकिन लॉन्ग टर्म अगर है तो आरबीआई को जो है वो लिक्विडिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे। अल्टीमेटली फिर वही है कि कहाँ से मतलब आएगी लिक्विडिटी, कहाँ से किसी को भी न्यू कंपनीज या कॉरपोरेट्स को अगर लोन वगैरह लेना होगा तो कहाँ से ले पाएंगे, अगर इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह रहेगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ेगा। फाइन, अब जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एंड आप इसके आंसर्स दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आंसर्स, तो आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड यू कैन टेल मी आपके कितने सही थे। ओके, तो पहला एमसीक्यू है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू यूएपीए। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इंडिविजुअल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ यूएपीए अगर वो मेंबर्स रहे बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन वाज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डीम किया जा सकता है टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म अगर उसने कमिट किया या पार्टिसिपेट किया है या फिर प्रिपेयर किया है टेररिज्म के लिए, या प्रमोट या एनकरेज किया है उसको। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट नहीं भी होता है फॉर बीइंग एसोसिएटेड, तो भी उसके जो प्रोसीड्स हैं टेररिज्म के वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फोरफिट कर सकती है। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 या फिर D ऑल ऑफ दी अबव। सेकेंड क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से पेयर जो हैं वो सही से मैच नहीं किए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू अम्बेडकर सर्किट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दीक्षा भूमि इन नागपुर, जन्मभूमि इन मऊ, शिक्षा भूमि इन मुंबई और महापरिनिर्वाण भूमि इन दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू द लीड्स सर्वे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला इसको रिलीज़ किया था यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कि जो लीड सर्वे है उसने व्यू पॉइंट्स को असेस किया था वेरियस यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द इनेबलर एंड इम्पेडिमेंट्स टू लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम इन द कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट है कि तीसरे कॉन्जिक्यूटिव साल में टॉप स्लॉट लिया था महाराष्ट्र ने, फॉलोड बाय हरियाणा एंड पंजाब अमंग स्टेट्स। और लास्ट स्टेटमेंट है कि जो दिल्ली है वो टॉप रैंक पे था अमंग अदर यूटीज। फोर्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर्स। तो पहला स्टेटमेंट है केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम करने के लिए और स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए पीएम प्रणाम नई स्कीम आई है। सेकंड स्टेटमेंट है आईएफएमएस जो है वो एंड टू एंड डिटेल्स कैप्चर करता है फर्टिलाइजर्स की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मूवमेंट, अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट, सेल, सब्सिडी, बिल जनरेशन टू सब्सिडी पेमेंट। सी इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है वो असेस करता है कि फर्टिलाइजर्स कितने रिक्वायरमेंट कितनी है, हर साल असेस करता है बिफोर द क्रॉपिंग सीजन। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स को इन्फॉर्म करता है सप्लाई को इंश्योर करने के लिए। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज़ कि जो साइजेबल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए होता है फॉर रबी सीजन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नियरली हाफ ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, 1/3 ऑफ पल्सेस and approximately 2/3 of oilseeds during that season. एंड लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है तो इनमें से कौन सी चीज़ें वो नहीं करेगा। ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड इज इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। थर्ड इज कट बैंक रेट एंड रेपो रेट। आपको सही आंसर बताना है तो आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2, B 2 only, C 1 and 3 only और D 1, 2 and 3। आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।